नमस्कार, मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम आर्टिकल 33, 34 और 35 और इनका मूल अधिकारों के साथ में क्या संबंध है, इनको समझने का प्रयास करेंगे। जब एक सामान्य विद्यार्थी मौलिक अधिकारों को पढ़ता है तब वह मौलिक अधिकारों के प्रकारों को पढ़कर मूल अधिकारों के टॉपिक को संपूर्ण समझ लेता है, लेकिन आर्टिकल 33, 34 और 35 ये भी मूल अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और आजकल जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हो रही है उसके अंतर्गत आर्टिकल 33, 34 और 35 से संबंधित विषय वस्तु और सामग्री से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। तो आज इस व्याख्यान के अंतर्गत हम आर्टिकल 33, 34 और 35 को समझने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 33 के अंतर्गत कुछ बलों और कुछ सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। यानी संसद कानून बनाकर के कुछ बलों के और उनके सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। कौन कौन से बल है, कौन कौन से सदस्य है जिनके मौलिक अधिकारों पर संसद कानून बना करके प्रतिबंध लगा सकती है, तो इनका उल्लेख आर्टिकल 33 के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 33 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों पर नियंत्रण या रोक लगा सकेगी ताकि कर्तव्य का उचित पालन और अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके। अब किनके अनुशासन की बात की जा रही है, यहाँ पर किनके कर्तव्यों की बात की जा रही है और किसके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है, इसका उल्लेख आर्टिकल 33 के अंतर्गत है। तो आर्टिकल 33 ये कहता है कि संसद कानून बना करके सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस के उद्देश्यों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या संगठन में जो कार्य करने वाले व्यक्ति है उनके मौलिक अधिकारों पर संसद कानून बना करके प्रतिबंध लगा सकती है, या फिर ये जो सशस्त्र बल, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले और इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस के जो बल और संगठन या ब्यूरो है, इनके उद्देश्यों के लिए स्थापित जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, जो दूर संचार की प्रणाली है, उसके अंतर्गत जो कार्य करने वाले व्यक्ति है उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 33 ये कहता है कि संसद कानून बना करके इनके मौलिक अधिकारों, किनके, सशस्त्र बलों के, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सदस्यों के, इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस के जो संगठन और ब्यूरो है और उसके अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति है, या फिर इन तीनों से संबंधित जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है और इस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत कार्य करने वाले जो व्यक्ति है उनके मूल अधिकारों पर संसद कानून बना करके प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन इस तरह के मूल अधिकारों पर कानून बना करके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो इस प्रकार उद्देश्य होना चाहिए कर्तव्यों का उचित पालन करवाना सुनिश्चित करना और इन संगठनों और सदस्यों के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखना, यह उद्देश्य होता है। और इन उद्देश्यों के लिए संसद कानून बना करके सशस्त्र बल, लोक व्यवस्था, इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस और इनसे संबंधित जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है और उसके अंतर्गत जो कार्य करने वाले व्यक्ति है, इनके मूल अधिकारों पर संसद कानून बना करके प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इन सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लागू करने वाला, कानून बनाने की शक्ति किसके पास में है, तो शक्ति केवल और केवल संसद के पास में है, यह शक्ति राज्य विधानमंडल के पास में नहीं है। यानी आर्टिकल 33 से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास में, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर होगा केवल संसद, राज्य विधानमंडल यह शक्ति नहीं रखती है। आर्टिकल 33 का इस्तेमाल कर संसद ने कुछ कानूनों का निर्माण किया है और इसके उदाहरण हैं सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, पुलिस फोर्स अधिकार परिसीमा अधिनियम 1966, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968। ये कुछ अधिनियम है, ये ऐसे कुछ संसद द्वारा निर्मित कानून है जो आर्टिकल 33 से संबंधित बनाए गए हैं। आर्टिकल 34 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून लागू है तब इस भाग यानी भाग 3 द्वारा जो प्रदान किए गए अधिकार है उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है तो संसद विधि द्वारा सेना के कार्यों को मान्यता दे सकेगी और उस क्षेत्र के अंतर्गत मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 34 क्या कह रहा है? आर्टिकल 34 यह कह रहा है कि भारत के किसी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत या राज्य क्षेत्र के किसी भाग के अंतर्गत अगर सैन्य कानून लागू है, यानी मार्शल लॉ अगर लागू है, तो उस क्षेत्र के अंतर्गत संसद है वो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है और उस क्षेत्र के अंतर्गत जो सैन्य गतिविधियां संचालित की जाती है उनके कार्यों को संसद विधि के द्वारा मान्यता दे सकती है। आर्टिकल 34 का इस्तेमाल कर जो संसद ने कानून बनाया उसका जो उदाहरण है वो है अपशवा कानून 1958, यानी सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958। यह अधिनियम वर्तमान में पूर्वोत्तर के राज्यों के अंतर्गत और जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत लागू है। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, इसका मकसद क्या है? सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 का मकसद है कि अशांत जो क्षेत्र है उनके अंतर्गत प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करना और शांति व्यवस्था बनाए रखने का जो कार्य है वो सेना को सौंप दिया जाता है। यानी अगर भारत के किसी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत या राज्य क्षेत्र के किसी भाग के अंतर्गत कोई अशांत एरिया है, यानी वहां पर अशांत गतिविधियों का संचालन होता है, उपद्रवी गतिविधियों का संचालन होता है, तो उस क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया यानी अशांत एरिया घोषित करके वहां पर सैन्य कानून लागू कर दिया जाता है और शांति और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है वो सेना को सौंप दी जाती है। लेकिन ये डिस्टर्ब एरिया घोषित करने की शक्ति किसके पास में है? यह शक्ति राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास में। राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी राज्य को या किसी राज्य के भाग को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। वर्तमान में जो सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 है वो पूर्वोत्तर के राज्यों के अंतर्गत लागू है और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत लागू है। तो आर्टिकल 34 के अंतर्गत जो बात लिखी गई है उसका सारांश ये है कि अगर भारत के किसी राज्य के अंतर्गत या राज्य के किसी भाग के अंतर्गत अगर मार्शल लॉ लागू है, सैन्य कानून लागू है, तब संसद विधि के द्वारा उस क्षेत्र के अंतर्गत मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है और इस प्रकार के एरिया के अंतर्गत जो सैन्य गतिविधियां संचालित होती है उनके कार्यों को संसद कानून बना करके मान्यता दे सकती है। यहाँ पर भी ये ध्यान देने वाली बात है कि आर्टिकल 34 से संबंधित कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल संसद के पास में ही है। राज्य विधानमंडल इस संबंध में कोई कानून नहीं बना सकती। अब हम आर्टिकल 35 को समझने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 35 की हेडिंग देखिए पहले आप। आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 की जो हेडिंग है वो है इस भाग के उपबंध को प्रभावी करने के लिए विधान, यानी भाग जो 3 है, भाग 3 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख है उनको लागू करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करने वाली बातों का उल्लेख आर्टिकल 35 के अंतर्गत किया गया है। यानी आर्टिकल 35 की जो बात अगर हम समझे भाग 3 के संदर्भ में, भाग 3 के अंतर्गत किसका उल्लेख है? आप जानते हैं कि भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की बात है वो आर्टिकल 35 के अंतर्गत की गई है। जब हम भाग 3 को देखते हैं, भाग 3 के अंतर्गत उल्लेखित मौलिक अधिकारों को देखते हैं तो बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं वो अपने आप ही लागू हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनको लागू करने के लिए, जिनको प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता होती है, वो अपने आप लागू नहीं होते। तो ऐसे मौलिक अधिकार जो अपने आप लागू नहीं हो सकते उनको लागू करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। तो इस संबंध में कानून बनाने की शक्तियों का उल्लेख आर्टिकल 35 के अंतर्गत किया गया है। तो आर्टिकल 35 का जो क्लोज क है उसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि संसद को ऐसी शक्ति होगी और किसी राज्य विधानमंडल को यह शक्ति नहीं होगी। यानी आर्टिकल 35 के क के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 35 के अंतर्गत कानून बनाने वाली बात की गई है
वो कानून बनाने की शक्ति किसके पास में है? वो कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल संसद के पास में है, राज्य विधानमंडल के पास में शक्ति नहीं है। तो ऐसे कौन से मौलिक अधिकार है जिनसे संबंधित कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल संसद के पास में है, राज्य विधानमंडल के पास में नहीं है? तो क के खंड 1 के अंतर्गत यहाँ आर्टिकल 35 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि आर्टिकल 16 का जो खंड 3 है, आर्टिकल 32 का खंड 3, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34, ये जो आर्टिकल है इनसे संबंधित कानून बनाने की शक्ति है वो केवल और केवल संसद के पास में है। यानी इनसे संबंधित जो विधि बनाने का उपबंध करने वाली शक्ति है वो केवल और केवल संसद के पास में। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि आर्टिकल 16 की खंड 3 के अंतर्गत क्या बात है जिससे संबंधित कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल संसद के पास में। तो आर्टिकल 16 को आप देखोगे और 16 की खंड 3 को देखोगे तो उसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि लोक नियोजन से संबंधित अगर निवास की योग्यता को लागू करना हो तो उससे संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास में है? तो इस प्रकार का उपबंध कौन कर सकता है, कानून कौन बना सकता है? तो केवल और केवल संसद ही कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल ऐसा कानून नहीं बना सकती। तो आर्टिकल 16 की खंड 3 की जो बात है, यानी सरकारी नौकरियों के अंतर्गत निवास की अनिवार्य योग्यता को लागू करने का उपबंध संसद कर सकेगी। आर्टिकल 32 का खंड 3, आर्टिकल 32 के खंड 3 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि संसद 5 प्रकार की जो रिट का उल्लेख है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ये 5 प्रकार की रिट है वो संसद कानून बना करके किसी अन्य न्यायालय को भी प्रदान कर सकती है, लेकिन उसका आर्टिकल 32 के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आर्टिकल 33 जो अभी हमने पढ़ा कि आर्टिकल 33 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि सैन्य बलों के लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सदस्यों, इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस के सदस्यों और उनसे संबंधित जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के संगठन और उसके अंतर्गत जो कार्य करने वाले व्यक्ति है उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है और संसद, और इस संबंध में भी कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल संसद के पास में होगी। और आर्टिकल 34 अभी हमने देखा कि मार्शल लॉ जो सैन्य कानून है उनसे संबंधित जो क्षेत्र है वहां पर मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध लगाने की शक्ति है वो किसके पास में? संसद के पास में। यानी आर्टिकल 34 से संबंधित भी कानून बनाने की शक्ति है वो संसद के पास में, राज्य विधानमंडल के पास में नहीं है। तो आर्टिकल 35 के अंतर्गत पहली बात तो ये लिखी हुई है कि आर्टिकल 16 का खंड 3, आर्टिकल 32 का खंड 3, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 के अधीन जो बातें लिखी गई है तो इनसे संबंधित विधि बनाने की शक्ति किसके पास में? विधि बनाने की शक्ति केवल और केवल संसद के पास में। आर्टिकल 35 के अंतर्गत दूसरी बात ये लिखी हुई है कि ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग में यानी भाग 3 में अपराध घोषित किए गए हैं इनसे संबंधित दंड विहित करने की विधि है वो संसद द्वारा निर्मित की जाएगी। 35 का क्लोज 2 क्या कह रहा है? क्लोज 2 ये कह रहा है कि ऐसे कार्य जो भाग 3 के अंतर्गत अपराध घोषित किए गए हैं और अगर फिर भी ऐसा कोई कार्य कोई करता है तो उनसे संबंधित दंड देने की शक्ति, दंडित करने से संबंधित विधि बनाने की शक्ति किसके पास में होगी? संसद के पास में होगी। अब आप आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23 को थोड़ा ध्यान में रखिए। आर्टिकल 17 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है, लेकिन अस्पृश्यता का अगर कोई उल्लंघन करता है तो वो अपराध माना जाएगा और इस अपराध के लिए दंड देने से संबंधित विधि बनाने की शक्ति किसके पास में है? संसद के पास में है। अब आप आर्टिकल 23 को याद करो। आर्टिकल 23 के अंतर्गत क्या बात लिखी हुई है? आर्टिकल 23 के अंतर्गत कहा गया है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार प्रथा और बलात् श्रम यानी जबरदस्ती किसी से कार्य करवाना, ये 3 बातें आर्टिकल 23 के अंतर्गत अपराध घोषित की गई है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति कोई काम करता है यानी मानव का दुर्व्यापार करता है या बेगार प्रथा करवाता है या किसी से जबरदस्ती कार्य करवाता है तो वो अपराध माना जाएगा और इस अपराध के लिए दंड देने की शक्ति यानी इस अपराध के लिए जो दंड देने के लिए कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास में होगी? वह शक्ति केवल और केवल संसद के पास में होगी, राज्य विधानमंडल के पास में
नहीं होगी। आर्टिकल 35 का खंड ख यानी क्लोज ख ये कहता है कि खंड क से संबंधित कोई परवर्त विधि तब तक परवर्त रहेगी, यानी खंड क के अंतर्गत जो कानून का उल्लेख किया गया है, यानी कोई परवर्त विधि अगर हो तो वह तब तक अस्तित्व के अंतर्गत रहेगी जब तक उसे संसद निरस्त या संशोधित न कर दे। यानी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आर्टिकल 16 के खंड 3, 32 के खंड 3, आर्टिकल 33, 34 से संबंधित अगर कोई ऐसा कानून जो परवर्त विधि के दायरे के अंतर्गत आता हो तो वह तब तक लागू रहेगा जब तक संसद उसे समाप्त नहीं कर देती या संशोधन न कर देती। यहाँ परवर्त विधि का मतलब क्या है? परवर्त विधि का यहाँ पर मतलब स्पष्ट लिखा हुआ है कि परवर्त विधि का मतलब वही है जो आर्टिकल 372 के अंतर्गत लिखा हुआ है। अब आर्टिकल 372 के अंतर्गत परवर्त विधि की जो परिभाषा लिखी हुई है वो परिभाषा क्या है उसको भी ध्यान में रखना होगा। आर्टिकल 372 के अंतर्गत परवर्त विधि की परिभाषा दी गई है। परवर्त विधि की परिभाषा यह है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने से पहले भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी विधानमंडल ने या किसी सक्षम अथॉरिटी ने अगर कोई कानून बनाया है और वह अब तक निरस्त नहीं किया गया है या उसका कोई आंशिक भाग भारत के किसी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से लागू है तो उसे क्या कहा जाएगा? परवर्त विधि कहा जाएगा। सीधी सी बात है कि आर्टिकल 372 ये कहता है कि परवर्त विधि का मतलब यह है कि संविधान के प्रारंभ होने से पहले की जो विधियां हैं वो किसी अगर विधानमंडल ने बनाई हो भले ही या किसी सक्षम अथॉरिटी ने बनाई हो तो ऐसी विधियां क्या कहलाएगी? ऐसी विधियां परवर्त विधियां कहलाएगी। और आर्टिकल 35 के दायरे के अंतर्गत वो विधियां अपने आप लागू रहेगी तब तक जब तक संसद उसे समाप्त नहीं कर देती या उसके अंतर्गत संशोधन नहीं कर देती। एक बार सारांश रूप में वापस मैं आपको आर्टिकल 35 बता देता हूं कि आर्टिकल 35 के अंतर्गत ये बात की गई है कि मूल अधिकारों को प्रभावी करने के लिए विधि बनाने की शक्ति केवल संसद के पास में होगी, राज्य विधानमंडल के पास में नहीं होगी। तो ऐसे कौन से मौलिक अधिकार है जिनको प्रभावी करने के लिए, जिनको लागू करने के लिए शक्ति केवल और केवल संसद के पास में होगी, राज्य विधानमंडल के पास में नहीं होगी? तो वह है आर्टिकल 16 का खंड 3 यानी सरकारी नौकरियों में निवास से संबंधित योग्यताओं का निर्धारण करने से संबंधित विधि। आर्टिकल 32 का खंड 3 यानी उच्चतम न्यायालय को छोड़ करके किसी अन्य न्यायालय को अगर रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करनी हो तो संसद इस संबंध में कानून बना करके अन्य किसी न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 इनसे संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद के पास में होगी। और दूसरा भाग 3 के अंतर्गत जो अपराध घोषित किए गए हैं उनसे संबंधित दंड निर्धारित करने की शक्ति भी किसके पास में होगी? उनसे संबंधित दंड निर्धारण करने की शक्ति से संबंधित विधि बनाने की शक्ति है वो भी संसद के पास में होगी। इस संबंध में आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो ये बातें आर्टिकल 35 के अंतर्गत लिखी हुई है। उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, संवैधानिक बातें हैं, वो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।